दोस्तों, वैदिक मैथ्स की दूसरी वीसीडी में आपका स्वागत है। इस सीडी में हम और आगे बढ़ेंगे और वैदिक गणित के कुछ अन्य नियमों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, पहले समझ लेते एक बार कि घन क्या होता है। जब कोई संख्या का अपने वर्ग के साथ गुणा करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है उसे कहते हैं घन। मान लो 2 का गुणा 2 से किया, दोबारा 2 से किया तो उत्तर मिलता है 8। तो 8 जो है वो 2 का घन है और 2 जो है वो 8 का घनमूल है। मान लो 3 का गुणा किया 3 से और दोबारा 3 से, तो जवाब मिलता है 27। 27 3 का घन है और 3 27 का घनमूल है। तो यहां पर हम देखेंगे कि बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, घनमूल का सूत्र समझने के लिए 1 से 10 के अंकों का घन याद रखना आवश्यक है। मैं यहां पर लिखता हूं, 1 का घन है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 216, 7 343 343, 8 का है 512, 9 का है 729 और 10 का है 1000। 1 का घन है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 का घन है 1000। बस ये सिर्फ 10 घन को याद रखना है। इससे आप स्कूल और कॉलेज में पूछे जाने वाले ज़्यादातर घन के घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि घन और घनमूल के बीच में क्या संबंध है। यहां पर हम देखते हैं कि घन जब 1 से खत्म होता है तो घनमूल भी 1 से खत्म होता है। यानी जब घन के अंत में 1 होगा तो घनमूल के अंत में भी 1 होगा। अगर अंत में 8 है तो घनमूल के अंत में 2 होगा। अगर 7 है तो होगा 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 तो 6, 3 तो 7, 2 तो 8, 9 तो 9 और 0 तो 0। मैं सबके नीचे एक छोटी सी रेखा बना देता हूं, इससे आसानी से बात समझ में आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। घन जब 1 से खत्म होता है तो मूल 1 से खत्म होता है। घन 8 से तो मूल 2 से, 7 से तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 3 तो 7, 2 तो 8, 9 तो 9 और 0 होगा तो यहां पर भी 0 होगा। यानी हर अंक की जोड़ी विभिन्न है। मान लो घन खत्म होता है 3 से तो मूल हमेशा 7 से ही खत्म होगा। घन के अंत में अगर है 2 तो वही घन के मूल में हमेशा अंत में 8 ही आएगा। अगर 2 है तो हमेशा 8 आएगा। अगर 4 है तो हमेशा 4 आएगा। यानी अंत के अंक को देखकर हमें पता चल जाएगा कि घनमूल के अंत में कौन सा अंक है। अभी मैं 3 उदाहरण लेता हूं जिससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी।
थोड़े कठिन अंक लेते हैं और उनका घनमूल देखते हैं। पहला अंक है 2 6 2 1 4 4। दूसरा अंक है 1 2 1 6 7 और तीसरा अंक है 1 1 7 6 4 9। ये तीनों बड़े अंक है। ये 2 लाख के ऊपर है, ये 12,000 के ऊपर है, ये 1,17,000 के ऊपर है। ये तीनों अंकों के घनमूल हमें निकालने हैं। तो करना क्या है, दाएं बाजू से शुरू करना है और 3 अंक की गिनती के बाद एक रेखा बनानी है। दाएं से शुरू करेंगे, 1 2 3 और एक में एक रेखा यहां पर बना देता हूं दोनों को अलग करने के लिए। यहां पर दाएं से शुरू करते हैं 1 2 3 और एक रेखा बना देता हूं। यहां पर दाएं से शुरू करते हैं 1 2 3 और एक रेखा बना देता हूं। यहां पर हम देखते हैं नंबर खत्म होता है 4 से। अब हमने देखा कि जब कोई भी घन या नंबर 4 से खत्म होता है तो उसका मूल भी 4 से खत्म होता है। हमने यहां पर देखा 4 के लिए है 4। तो नंबर खत्म होता है 4 से तो घन मूल भी खत्म होगा, अंत में आएगा 4। तो अंत में आएगा 4। आगे क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए मैं यहां इसे खाली छोड़ रहा हूं। यहां मूल के अंत में है 7, घन के अंत में है 7। जब घन के अंत में है 7 तो हमने देखा जब घन के अंत में है 7 तो मूल के अंत में आएगा 3। तो पीछे आएगा 3, आगे की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूं। और यहां पर घन के अंत में है 9, तो हमने देखा जब घन के अंत में 9 है तो मूल के अंत में भी 9 आएगा, तो यहां पर आएगा 9। तो ये 4 से खत्म होगा जवाब, ये जवाब 3 से खत्म होगा, ये जवाब 9 से खत्म होगा। आधे जवाब हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं पूर्ण जवाब कैसे मिलेंगे। यहां पर रेखा के बाएं बाजू में है 262। अब 262 का जो अंक है ये आप देखोगे, अपने आप से पूछो क्या ये 1 और 8 के बीच में आता है? जी नहीं, 1 और 8 के बीच में आता है 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये 8 और 27 के बीच में आता है? जी नहीं, 8 और 27 के बीच में भी नहीं आता। 262 आता है 216 और 343 के बीच में, यानी 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, यानी वो आता है 6 और 7 के बीच में। 262 आएगा 6 और 7 के बीच में। अब अपने आप से पूछिए 6 और 7 में छोटे अंक कौन सा है? हम हमेशा छोटी संख्या को लेकर यहां पर लिखते हैं। यहां पर छोटा अंक छोटी संख्या है 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 6। तो ये है 64 जो हमारा जवाब। यहां पर रेखा के बाएं बाजू है 12। 12 आता है 8 और 27 के बीच में। 8 से बड़ा है, 27 से छोटा है, यानी 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 में छोटा अंक लेंगे, मैंने कहा था हम हमेशा छोटा अंक लेंगे। 2 को लिखेंगे यहां पर और हो जाएगा 23। ये हो गया आपका दूसरा जवाब। और यहां पर रेखा के बाएं बाजू है 117। 117 आता है 64 और 125 के बीच में, क्योंकि 117 64 से बड़ा है और 125 से छोटा है, यानी 4 और 5 के बीच में। अब 4 और 5 में छोटी संख्या है 4, उसे हम लिखेंगे यहां पर। तो 4 और 9 49। ये हो गया हमारा तीसरा जवाब। तो आप देखते हैं कि वैदिक गणित की मदद से हमें किसी भी अंक का घनमूल तुरंत मिल सकता है। एक बार फिर से एक सूत्र को समझ लेते हैं। पहला अंक है, पहला यहां पर खत्म होता है 4 से, तो हमने देखा जब 4 से घन खत्म होता है तो मूल भी 4 से खत्म होगा, तो यहां पर भी हमने लिख दिया 4। यहां पर घन 7 से खत्म होता है तो मूल खत्म होगा 3 से। हमने देखा जब घन 7 से खत्म होता है तो मूल खत्म होता है 3 से। और यहां पर जब घन 9 से खत्म होता है तो मूल भी खत्म होगा 9 से। हमने देखा जब घन 9 से खत्म होता है तो घन मूल भी 9 से खत्म होता है। फिर से पहले उदाहरण पे जाते हैं।
रेखा की बाई ओर है 262। अब 262 आता है 216 और 343 के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच में। अब 6 और 7 में छोटा अंक है 6, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं 6। 4 तो पहले से मिल गया था, यहां पर लिख दिया 6, आंसर हो गया 64। यहां पर रेखा की बाई ओर है 12। 12 आता है 8 और 27 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में, छोटा नंबर है 2, जो मैंने यहां पर लिख लिया, तो हमारा जवाब हो गया 23। और अंत में है 117। यहां पर है 117, जो आता है 64 और 125 के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच में। यहां पर छोटा नंबर है 4, जो मैंने यहां पर लिख दिया, और हमारा जवाब हो गया 49। इस प्रकार से आपने देखा हम घनमूल तुरंत निकाल सकते हैं। थोड़े और उदाहरण लेते हैं। यहां पर पहला नंबर है 2 है 1,75,616 और तीसरा है 2,197। करना क्या है, फिर से यहां से शुरू करना है। 1 2 3 की गिनती के बाद एक रेखा, 1 2 3 एक रेखा, 1 2 3 एक रेखा। अब जैसे हमने देखा घन खत्म होता है 9 से, तो मूल भी खत्म होगा 9 से, तो यहां पर अंत में आएगा 9। घन खत्म होता है 6 से, तो 6 के लिए मूल भी खत्म होगा 6 से, तो यहां पर अंत में आएगा 6। और 7 के लिए है 3, 7 के लिए है 3, तो यहां पर अंत में आएगा 3। तो इससे हमें आधे जवाब मिल गए हैं। अब पूरे जवाब देखते हैं। यहां रेखा के बाईं ओर है 704। 704 आता है 512 और 729 के बीच में। 512 और 729 के बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में। अब 8 और 9 में छोटा अंक है 8, इसको हम यहां पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा पहला उत्तर। 175 आता है 125 और 216 के बीच में, यानी 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 में छोटा अंक है 5, यहां पर लिख दिया, तो उत्तर हो गया 56। और यहां पर केवल 2 है, रेखा के बाएं भाग में 2 आता है 1 और 8 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। छोटा नंबर है 1, मैं यहां पर लिखता हूं, और हमारा जवाब होता है 13। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक गणित की मदद से घनमूल जैसी सघन पद्धति जो बच्चों को आमतौर पर स्कूल से सिखाई जाती है, इस पद्धति के द्वारा आप उसका जवाब आसानी से चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इसका और अध्ययन करोगे और आप और गहरा अभ्यास करोगे, तो आप ऐसी संख्याओं का घनमूल केवल 1 या 2 क्षण में ही आप पता कर सकते हैं। तो ये इस तकनीक की खूबी है। आगे हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। अभी हम देखेंगे कि वर्गमूल किस तरह से वैदिक गणित की पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। मान लो हम 2 का गुणा 2 के साथ करते हैं, तो हमें जवाब मिलता है 4। अब 4 जो है वो 2 का वर्ग है, और 2 जो है वो 4 का वर्गमूल है। मान लो हम करते हैं 3 का गुणा 3 के साथ, तो 9 जो है वो 3 का वर्ग है, और 3 जो है वो 9 का वर्गमूल है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे इस सिद्धांत में कि कठिन अंकों का वर्गमूल तुरंत कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि जब वर्ग खत्म होता है 1 से, जैसे कि यहां पर है या फिर यहां पर है, तो वर्गमूल खत्म होता है या तो 1 से या तो 9 से। 1 के लिए है 1 या फिर 9। इसी प्रकार 4 के लिए है 2 या फिर 8। इसी प्रकार 9 के लिए है 3
3 या 7, 6 के लिए है 4 या 6, 5 के लिए है 5 और 0 के लिए है 0। यानी मान लो जो वर्ग आपको दिया है उसके अंत में अगर 9 है तो वर्गमूल के अंत में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये 2 अंक में से ही कोई एक होगा, तीसरा जवाब नहीं हो सकता। अगर आपके वर्ग के अंत में 6 है तो वर्गमूल के अंत में या तो 4 होगा या 6 होगा। ये 2 जवाब में से ही एक हो सकता है, तीसरी कोई भी संभावना नहीं है। तो आगे देखते हैं संपूर्ण उदाहरण जहां पर हम वर्ग से वर्गमूल ढूंढेंगे। नंबर है 9801। अब नंबर खत्म होता है 1 से। हमने देखा जब अंत में 1 आता है तो वर्गमूल के अंत में आएगा या तो 1 या तो 9, यानी इसका जवाब खत्म होगा या तो 1 से या तो 9 से। अब 9801 आता है 8100 और 10000 के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी इसका जो जवाब है वो आपको आएगा 90 और 100 के बीच में। अपने आप से पूछिए 90 और 100 के बीच में ऐसी कौन कौन से अंक, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 1 या 9 से खत्म होती है। तो जवाब आएगा 91 और 99, यानी या तो 91 या तो 99, ये 2 में से एक उत्तर सही है। आखिरी क्या देखना है, 9801 इस संपूर्ण नंबर, क्या है 8100 छोटे नंबर के नजदीक है या 10000 बड़े नंबर के नजदीक है। अगर ये छोटे नंबर से नजदीक है तो छोटा जो नंबर है वो हमारा जवाब होगा। अगर वो बड़े नंबर के नजदीक है तो बड़ा जो नंबर है वो हमारा जवाब होगा। यहां पर हम देखते हैं ये जो नंबर है वो बड़े नंबर के नजदीक है, यानी इन दोनों में से जो बड़ा है 99, ये हो जाएगा हमारा जवाब। क्योंकि 9801 10000 के करीब है तो बड़ा नंबर यानी 99 हो जाएगा हमारा जवाब। एक और उदाहरण लेते हैं। हम निकालेंगे 1764 का वर्गमूल। अब ये जो संख्या है वो आती है 1600 और 2500 के बीच में, यानी आपका जो जवाब है वो 40 और 50 के बीच में ही आएगा, ये बात निश्चित है। अभी यहां पर अंत में है 4। हमने देखा कि जब अंत में 4 होता है तो वर्गमूल के अंत में आएगा या तो 2 या तो 8। तो हमारे जवाब के अंत में आएगा या तो 2 या तो 8। अब इतना हम जानते हैं 40 और 50 के बीच में है, और हम ये भी जानते हैं 2 या 8 से जवाब खत्म होगा। 40 और 50 के बीच में 2 या 8 से खत्म होने वाली संख्या है या तो 42 या तो 48। अब ये पूछो ये नंबर क्या छोटे 1600 से नजदीक है या बड़े 2500 से नजदीक है। हम देखेंगे कि ये 1764 1600 से ज्यादा नजदीक है, छोटे नंबर के ज्यादा नजदीक है, यानी ये 2 में से जो छोटा 42 है ये हो जाएगा हमारा जवाब। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि वर्गमूल हम फटाफट तुरंत चुटकी बजाते ही कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम देखेंगे वैदिक गणित का एक प्रसिद्ध सिद्धांत जिसे बेज मेथड, बेज सूत्र या निखिलम सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के 4 नियम हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहली बार आप देखोगे तो ये क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उदाहरण देखते जाएंगे ये सारी बातें आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। पहला जो भाग है सूत्र का वो कहता है बेस ढूंढो और शेष ढूंढो। उसके बाद का जो भाग है वो कहता है जितने शून्य होंगे उतने ही अंक होंगे। उसके बाद का जो भाग है वो कहता है शेष का गुणा करना है और अंत में जाके हमें पूर्ण जवाब मिलेगा। तो ये 4 भाग में इस सूत्र को बांटा गया है।
एक के बाद एक भाग हम उदाहरण में डालेंगे जिससे हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा समझाता हूँ तो जाहिर है कि थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन एक बार ये सूत्र दिमाग में बैठ जाएगा तो आप तुरंत आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो 4 भाग है इसके। पहला, बेस और शेष ढूंढो। बेस क्या है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा भाग कहता है जितने शून्य हैं उतने ही अंक आएंगे, फिर शेष का गुणा करेंगे और अंत में जाके हमें पूर्ण जवाब मिलेगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरण जहां पर यह सूत्र काम आता है। जब हम कहते हैं बेस, बेस का मतलब है यहां पर हम ऐसी संख्या लेते हैं जहां पर एक के पीछे बहुत सारे शून्य आते हैं। तो वो हो सकता है चाहे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। वैसे तो किसी भी नंबर को बेस बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसी संख्याओं को बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 2 उदाहरण लेते हैं जिससे ये बात साफ हो जाएगी। पहले हम गुणा करेंगे 9,997 का 9,993 से। बाद में लेते हैं 99,99,999 और उसी का वर्ग निकालेंगे। अब यहां पर है 9,997 का गुणा 9,993 के साथ। यहां पर हम देखते हैं क्या ये दोनों अंक एक के पीछे शून्य वाली अंकों के साथ हम इसकी तुलना करेंगे। क्या ये 10 के नजदीक है? नहीं। 100 के नजदीक है दोनों? नहीं। 1000 के नजदीक है? नहीं। 10,000 के नजदीक है? जी हां। 1 लाख के नजदीक है? नहीं, 1 लाख बहुत दूर हो जाता है। यानी दोनों अंक 10,000 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर 10,000 बन जाएगा हमारा बेस या हमारा आधार। और यहां पर ये दोनों जो अंक है वो दोनों 1 करोड़ के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर 1 करोड़ बन जाएगा हमारा बेस या हमारा आधार। यहां पर ज्यादातर हम ऐसी संख्या लेते हैं जहां पर एक के पीछे बहुत सारे शून्य होते हैं। अब दोनों के बीच का जो शेष है वो निकालना है। 10,000 में से निकाल दिया 9,997 तो बचेगा 3। 10,000 में से निकाला 9,993 तो बचेगा 7। यहां पर ये दोनों के बीच का जो शेष है बचेगा 1 करोड़ में से 99,99,999 निकाल दिया तो बचेगा 1 और यहां पर भी 1। तो पहला जो हमारा भाग था सूत्र का कि बेस और शेष निकालो वो हमें मिल गया। उसके बाद दूसरा भाग कहता है कि जितने शून्य यहां पर है उतने ही अंक आने चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10,000 में है 4 शून्य। तो जो हमारे जवाब का जो दाया भाग है वहां पे 4 अंक आएंगे। हमारा जवाब है, इसको हमने बांट दिया है दाएं भाग में और बाएं भाग में। क्योंकि यहां पर 4 शून्य है, दाएं भाग में 4 अंक आएंगे। और यहां पर क्योंकि यहां पर 7 शून्य है, जितने शून्य है उतने ही अंक आने चाहिए। 7 शून्य है तो यहां पे 7 अंक आएंगे। तो देखा आपने, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, हमने सिर्फ जवाब पाने की तैयारी की है। तीसरे और चौथे भाग की मदद से हमें जवाब मिलेगा। तीसरा भाग कहता है कि शेष का गुणा करना है। तो यहां पर है 3, यहां पर है 7। 3 और 7 का गुणा करते हैं 21, लेकिन 21 2 अंक की संख्या है, हमें चाहिए कम से कम 4 अंक, 2 डिजिट नंबर, बट वी वांट 4 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे 2 शून्य और फिर लिखेंगे 21। यानी जब 3 और 7 का गुणा करते हैं तो जवाब मिलता है 0021। इसी तरह यहां पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो जवाब मिलेगा 1, लेकिन हमें 7 अंकों की संख्या चाहिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं 000000 और 1। यानी यहां पर भी दायां भाग और यहां पर भी दायां भाग हमें मिल चुका है। और आखिरी जो हमारा भाग है वो कहता है पूर्ण जवाब हमें पाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस प्रकार से लेंगे
जैसे हमारा चिन्ह होता है गुणा करने का, 9997 में से 7 बात करना है, माइनस करना है, निकालना है। तो 9997 में से 7 निकल गया तो बचता है 9990। तो ये हो गया हमारा पूर्ण जवाब 99900021। और यहां पर 99,99,999 में से 1 निकालना है तो बचता है 99,99,998। तो ये हमारा जवाब है 99,999,998,00,00,001। तो आप देखते हैं वैदिक गणित की मदद से 2 कठिन अंकों का गुणा हमें तुरंत कैसे मिल जाता है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेते हैं। हम गुणा करेंगे 99,980 का वापस 99,980 के साथ। अब ये दोनों नंबर 1 लाख के नजदीक है। मैंने कहा था यहां पर ऐसी कोई संख्या आएगी जहां पर 1 के पीछे 0 हो। तो यहां पर हमारा बेस या हमारा जो आधार है वो जाता है 1 लाख। अब 1 लाख में से 99,980 निकालेंगे तो बचेगा 20। तो इसे हमें मिल जाएंगे शेष। यहां पर भी 20, यहां पर भी 20। इसके बाद हमारे सूत्र के मुताबिक जितने शून्य हैं उतने ही अंक दाएं बाजू आएंगे। अब यहां पर है 5 शून्य, तो यहां पर आएंगे 5 अंक। जवाब को हमने बांट दिया बाएं भाग में और दाएं भाग में। दाएं भाग में आएंगे 5 अंक। इसके बाद हमें क्या करना है कि शेष का गुणा करना है। तो 20 का गुणा 20 के साथ हो जाता है 400। लेकिन 400 में केवल 3 अंक है, हमें चाहिए कुल 5 अंक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 400 और यहां पर आगे 2 शून्य लगा देंगे। तो हमारा जवाब बन जाता है 00400। और पूर्ण जवाब पाने के लिए हम 99,980 में से इस तरह 20 निकालेंगे। आप इस तरह भी ले सकते हो, इस तरह भी ले सकते हो। किसी भी उदाहरण में या तो आप ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो। आपका जवाब है हमेशा एक ही आएगा। तो 99,980 में से 20 निकल गया तो बचेगा 99,960। तो ये हो गया आपका पूर्ण जवाब 99960000400। 99,980 का जब गुणा वही नंबर 99,980 के साथ करते हैं तो ये आता है जवाब। अगर आप साधारण तरीके से इसे गुणा करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन वैदिक मैथ की ये पद्धति है, इससे आपको तुरंत जवाब मिल सकता है। अभी हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जहां पर दोनों अंक बेस से बड़े हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के उदाहरण में यह सूत्र कैसे काम करता है। मान लो हमारे पास है 1002 और 1003। आप देखते हैं कि दोनों जो अंक हैं वो 1000 के ज्यादा नजदीक है, यानी यहां पर 1000 बन जाएगा हमारा बेस या हमारा आधार। अब ये दोनों के बीच अगर आप 1002 में से 1000 निकालेंगे या दोनों के बीच का जो शेष है आप देखेंगे तो ये +2 है। 1002 में से 1000 जाएगा तो 2 बचेगा और यहां पर है +3। यहां पर ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है, यहां पर ये दोनों के बीच में 3 का अंतर है। तो यहां पर +2 और +3 आएगा। बाकी की जो पद्धति है वो जैसे हमने पहले देखी वैसे की वैसी है। 1000 में है 3 शून्य, तो यहां पर दाएं भाग में 3 अंक आएंगे। 3 शून्य यानी दाएं भाग में 3 अंक आ गए।
अभी क्या करना है, शेषों का गुणा करना है, 2 और 3 का। शेष का गुणा करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6, लेकिन हमें चाहिए 3 अंक, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 0 6। और अंत में पूर्ण जवाब पाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, 1002 को ऐसे लेंगे, 1002 प्लस 3 हो जाता है 1005, या हम ले सकते हैं 1003 प्लस 2, वो भी हो जाएगा 1005। तो या तो आप ऐसे ले या ऐसे ले, आपका जो जवाब है वही का वही आएगा। तो पूर्ण जवाब है 1005,006, जो आप देख सकते हैं हमें केवल एक ही लाइन में मिल गया। क्योंकि मैं ये पद्धति आपको पहली बार समझा रहा था, मैंने उसे आसानी से धीरे धीरे की थी। देखते हैं कि अगर एक बार आपका हाथ बैठ जाता है इसके ऊपर, तो आप किस गति के साथ इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको लेना है 10,000, 10 का गुणा उसी के साथ करना है। अब दोनों अंक 10,000 के करीब है, तो यहां पर आपका बेस हो जाएगा 10,000। ये दोनों के बीच का अंतर है +10 और +10, क्योंकि यहां पर 4 शून्य है, यहां पर 4 अंक आएंगे। अब 10 गुना 10 होता है 100, लेकिन हमें चाहिए 4 अंक, तो हो जाएगा 0 1 0 0। और अंत में पूर्ण जवाब पाने के लिए, जैसे मैंने कहा, 10,010 प्लस 10, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। 10,010 प्लस 10 हो जाएगा 10,020। तो पूर्ण जवाब है 1 0 0 2 0 0 1 0 0। तो आप देखते हैं किस गति के साथ हमें इस पेचीदे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बेस मेथड में बहुत सारी विविधता है। मेरी जो किताब है वैदिक मैथमेटिक्स मेड इजी, उसमें आप ये सारी विविधताओं के उदाहरण देख सकते हो। उसमें से कुछ चुनिंदा उदाहरण मैं आपको इस सीडी में समझाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दाहिने भाग के अंक बेस के 0 से बढ़ जाते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बेहद आसान है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। मान लो 950 का वर्ग निकालना है। अब ये नंबर है 1000 के करीब, तो बेस हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा 1000। दोनों के बीच का जो अंतर है, शेष मिलेगा हमें 50 और 50। अब यहां पर 3 शून्य है, तो दाहिने भाग में 3 अंक का जवाब आना चाहिए। जब हम शेष का गुणा करेंगे तो पता चलेगा 50 गुना 50 हो जाता है 2500, 2500। अब 2500 4 अंक की संख्या है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 ही अंक लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो चौथा अंक है उसको यहां ऊपर लगा देंगे, जैसे कि हम साधारण तौर पे करते हैं। तो 50 गुना 50 होता है 2500, 0 0 5, और 2500 का जो 2 है उसको यहां पर ऊपर लगा देते हैं। और अंत में जब हम पूर्ण जवाब ढूंढते हैं तो हम लेंगे 950 में से 50 निकालना है, 950 माइनस 50, या ऐसे भी ले सकते हैं, 950 माइनस 50 हो जाता है 900। अब 2 को यहां पर जोड़ना है तो हमारा पूर्ण जवाब हो जाएगा 9 के नीचे 9, 0 0, 2 और 0 2, 5 5, 0 को लिख दिया 0, और ये 0 भी 0। तो पूर्ण जवाब है 9,02,500। तो ऐसे कोई भी उदाहरण में जहां पर अगर ज्यादा अंक है, तो जो ज्यादा अंक है उसको आप यहां पर ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्ण जवाब।
हमने देखा गुणा करने के लिए बेस सूत्र कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि संख्या का वर्ग निकालने के लिए यह सूत्र कैसे इस्तेमाल होता है। मान लो 96 का वर्ग निकालना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 96। अब ये जो संख्या है वो 100 के नजदीक है, तो यहां पर हमारा आधार बन जाएगा 100, और ये दोनों के बीच का जो अंतर है शेष बचेगा -4। करना क्या है, बहुत आसान है। 96 में से 4 निकालना है, यहां पर लिखना है 96 में से 4 गया होता है 92, और अब 4 का वर्ग निकालना है, 4 का वर्ग होता है 16। बस, तो ये हो गया आपका जवाब 9216। 96 का वर्ग है 9216। तो अब देखते हैं बेस सूत्र की मदद से आप वर्ग तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम और उदाहरण देखेंगे इसमें, ताकि ये तरकीब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लो हमें 988 का वर्ग निकालना है। यहां पर मैं लिखता हूं 988, क्योंकि ये संख्या, ये नंबर 1000 के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा बेस यहां पर हो जाएगा 1000। दोनों के बीच का अंतर शेष है 12 का। अब 988 में से जब 12 निकालते हैं तो होता है 976, 976। और 12 का, अब सिर्फ 12 का वर्ग निकालना है, वो हो जाएगा 144। यानी पूर्ण जवाब है 976144। तो देखते हैं कि कितनी आसानी से इस अंक का वर्ग हमें मिल गया। इसी तरह अगर कोई संख्या बेस से बड़ी होती है तो भी उसका वर्ग निकाल सकते हैं। मान लो हमें निकालना है 108 का वर्ग, तो यहां पर बेस या आधार हो जाएगा 100, और दोनों के बीच का अंतर है +8। अब 108 में 8 जोड़ दिया, 108 + 8 हो जाएगा 116, और फिर करना है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64, यानी जवाब है 11664, जो हमें सिर्फ एक लाइन में मिल गया। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं इस पद्धति का, जिससे ये टेक्निक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नंबर है 97। यहां पर बेस आधार हो जाएगा 100, और अंतर हो जाएगा 3। दोनों के बीच का अंतर है 3। अब 97 में से निकाल दिया 3, तो हो गया 94, और अब 3 का वर्ग करके यहां पर लिखना है, लेकिन हम देखते हैं यहां पर 2 शून्य है, यानी दाहिने भाग में 2 अंक आएंगे, और 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे 09, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। तो पूर्ण जवाब है 9409। मान लो हमें 998 का वर्ग निकालना है, तो अंक है 998। बेस यहां पर हो जाएगा 1000, और दोनों के बीच का अंतर है 2, शेष बचेगा 2। अब 998 में से 2 निकालते हो जाएगा 996, और यहां पर 3 शून्य है, तो दाहिने भाग में 3 अंक आएंगे। 2 का वर्ग निकालेंगे, मिलेगा 4, लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या, इसलिए हम लिखेंगे 0004। तो हमारा पूर्ण जवाब हो गया 996004। जो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ
एक ही लाइन में मिल गया।